हेलो एवरीवन। आज 9th ऑफ अगस्त है और ये मेरा आज YouTube पे मैंने कई शॉर्ट्स अपलोड किए थे डे टाइम में, बट एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस का ये मेरा पहला वीडियो है आज जो मैं YouTube पे थोड़ा लेंथी होता है उस पर डालूंगा। ठीक है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट, निफ्टी, बैंक निफ्टी ऐसे ऊपर क्यों भागे एकदम से, और हाईएस्ट रिकवरी निफ्टी में क्यों है, और मैं निफ्टी में ही क्यों लॉन्ग था कल, मैंने बैंक निफ्टी क्यों लॉन्ग नहीं किया। ये चीजें ना आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएंगी। अ, अगर मैं आपको पुरानी चैट्स दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखोगे ना, ये बिजनेस चैनल एक्सिस बैंक बता रहे हैं, मैं 3 दिन से बता रहा हूँ 1110 के लेवल पे लेना है, वो 1110 1120 में हमेशा बोल रहा था। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि आज मैंने खुद नहीं देखा एक्सिस बैंक, लिटरली ये 0.4% ऊपर है। ओके, क्योंकि आज मैं दिन में अवेलेबल नहीं था और शायद मैं अभी नेक्स्ट वाले वीक में मेरी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी, मैं कहीं थोड़ा अलग जगह पे मैं बिजी रहूंगा। ठीक है, तो एक्सिस बैंक यस ये गया था 1155 तक, उसके बाद ये वापस आया 1143। ठीक है, अगर मान लो इस वीकेंड, ओवर द वीकेंड अगर कोई बैड न्यूज आती है सेक्टर्स के लिए, तो आई बिलीव कि अगेन एक बार 11-20 टच करने आ सकता है। और मैं आपको सही चीज बताऊं तो वो एक लास्ट मौका होगा एक्सिस बैंक में, मतलब मेरे लिए एंटर करने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें ना 2 बार मौके गंवा चुका हूं। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाली जो कैंडल है ना 1120 टच करके गई है 3 दिन पहले, और मे बी उस दिन मैं किसी और स्टॉक्स में बिजी होऊंगा तो मैं इस पे ध्यान नहीं दे पाया, और माई बैड लक कि मैंने इस पे अलर्ट भी नहीं लगाया। ठीक है, तो मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे बाइंग लेवल से होके जा चुका है, और वो भी 2 बार। ठीक है, 1125 कर देता हूँ क्योंकि इतने मोमेंटम के बाद आई डोंट थिंक कि ये 1120 तक आया। 1125 भी मिलेगा, मैं आई वुड बी लॉन्ग इनटू दिस। ठीक है, तो ये था एक्सिस बैंक। वापिस दोबारा और देख लेते हैं। नेस्ले इंडिया, ठीक है, नेस्ले भी सही चला था, ये सुबह दिया था 2 दिन पहले, एक्सिस भी ऊपर था। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये उस दिन का था, आई होप ये लास्ट डे होगा कल का। मैंने 4-5 जो पूरे दिन में बताए तो सारे ग्रीन थे, और जबकि मार्केट इतना बुरी तरह से नीचे गिर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया कि निफ्टी में एक और फॉल आ रहा है, ये एक और मौका है खरीदने का। अगर कोई मिस कर गया है तो मतलब वो इसको मौके को एक बार चेक कर सकता है, देख सकता है। अगर उसके रिस्क एपिटाइट और उसकी लेट्स से उसका फाइनेंशियल एडवाइजर ने यही सेम दे रखा है तो ही कैन डू इट, क्योंकि एक तो उसको पॉजिटिव मिल गया उसके फाइनेंशियल एडवाइजर से, दूसरा दूसरे लोगों का भी उसको व्यू मिल जाएगा, लाइक वाइज मी है या फिर और भी कोई चैनल्स पे वो फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया था कि ये लास्ट मौका है। ठीक है, और निफ्टी में फ्यूचर मूवमेंट कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड है, ये भी मैंने बिल्कुल साफ बताया था, और लास्ट में मैंने ये बोला था कि हो सकता है एक भी पॉइंट नीचे ना आए निफ्टी वहां से जहां पे मैंने इसको लाइन ड्रॉ की थी एग्जैक्टली इस लेवल से। ठीक है, ये मैंने वीडियो की क्लोजिंग में बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी आपको यहाँ पे एक पॉइंट भी नीचे ना मिले, और वही हुआ, निफ्टी खुला कितना 300-350 पॉइंट का गैप है, होना भी था। और जाते हुए टाइम देखो 322 पे मैंने भी ये भी कंफर्म किया था कि ये फॉलो भी कर रहा है, जो मैंने इसको अब ड्रॉ किया है ना, इट इज फॉलोइंग दैट। और उसी दिन आप देखोगे कल सुबह फिर से गैप अप हो गए, तो और वो क्या हुआ, वही हुआ। रात को ही मैंने, चलो खैर रात को तो कोई बंदा ट्रेड की पोजीशन नहीं बना सकता 12-1 बजे, मैं तो 2-3 बजे तक एक्टिव रहता हूँ। ये रहा रात के 2 बजे का है। मैंने यहाँ पे ग्लोबल्स भी बता दिया था आपको कि ये सारे के सारे देखो कितना हाई फाई चल रहा है। ये मॉर्निंग का 250 पॉइंट लग रहा था मुझे। हाँ जी, तो अब इस मेन क्वेश्चन पे आते हैं वापस से, कि निफ्टी को लॉन्ग क्यों किया था। वैसे मैं कल बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ कि मुझे ओपन इंटरेस्ट के अंदर ना एक एबनॉर्मेलिटी दिखी थी। असल में क्या होता है ना कि हम लोग जो रिटेलर्स है ना, हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टॉक होता है। ठीक है, अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं, मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट में क्या एबनॉर्मेलिटी थी, वो मैं डिफाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी पुरानी वीडियो में। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा जब कभी होता है, ठीक है, तो हम लोग रिटेलर्स क्यों ट्रैप होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए आप चलो एक बार पहले निफ्टी पे, यहाँ पे आप एक बिल्कुल क्लियरली देखो। पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, हम जो रिटेलर्स हैं ना, जो छोटे हैं, जो डे ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, पहली चीज हम हमारा ना जो कंसेप्ट है ना सोचने का, वो टोटली गलत है। ठीक है, हमारा कंसेप्ट क्या है सोचने का कि यार देखो वो कैंडल ऊपर को जाने लगी, मतलब वो, और पहली चीज हम लोग, सबसे पहली चीज जो हम लोग गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट
मैंने ऐसे ऐसे स्कैल्पर्स देखे हैं, आप यकीन नहीं करोगे, वो एक एक मिनट पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें ना पहले, अगर मान लो कि सेबी के रूल्स नहीं आते, आप लोग पहले करते कोई एल्गो डिजाइन कर लेते। मेरे पास भी एल्गोज हैं बहुत सारी, ठीक है, जो मैं डिजाइन करता हूँ ऑलरेडी। अभी कुछ फ्यूचर जो कोर्सेज आएंगे ना, वो एल्गो के ऊपर भी आएंगे। जो लोग आपसे बहुत बहुत सारा पैसा मांगते हैं ना, मैंने देखा 3-3, 4-4 लाख रुपए में एक एल्गो का कोड बिकता है, छोटा सा कोड, हार्डली 10 से 20 लाइन का जो होता है। ठीक है, 3-4 लाख 5 लाख, जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि वो 60% एक्यूरेसी पे है और वो 1:2 से कम पे फायर नहीं होता। तो जिसके पास 60% एक्यूरेसी है वो तो 1:1 पे ही प्रॉफिटेबल रहेगा, बट बहुत माइनर सा, क्योंकि वो जितना वो प्रॉफिट कमाएगा वो सारा टैक्सेस, एसटीटी, इन सब में निकल जाएगा। इसलिए 1:2 पे फिक्स रहता है, 60% एक्यूरेसी पे रहता है, तो वो लोग पैसे छापते थे एल्गो। बट सेबी का जो नया रूल आया ना, और ये जो चार्जेस जो बढ़ेंगे हैवी वॉल्यूम पे, और स्पेशली उन लोगों पे चार्जेस बढ़ रहे हैं जो एक एक मिनट के अंदर फटाफट 500 ऑर्डर अप, 500 ऑर्डर डाउन, ऐसे जो बाई सेल करते हैं ना, एल्गो कर सकती है। एल्गो तो 1 सेकंड के अंदर कर सकती है काम। भाई हम लोगों को तो चार्ट देखने में, समझने में, विंडो चेंज करने में, मैं यहाँ पे हूँ, मैं उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ पे जाऊंगा, अपना ऑर्डर पंच करूंगा ना, हमें 10-15-20 सेकंड 1 मिनट लग जाएगा। एल्गो 1 सेकंड के अंदर 1000, 2000, 5000 बार ऑर्डर वो कर सकती है। समझे? अब आप, अगर आपको मजाक लग रही हो ना ये चीज, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइकवाइज जो बैक एंड पे चलती है, उसकी जो स्पीड होती है दैट इज 10⁹ 10⁹, समझे? ना कि 10 को 9 से गुना नहीं कर रहे हो, 10 के सामने ये समझ लो आप 10⁹ 9 कर रहे हो, उसके आगे 9-10 जीरो लगा रहे हो। 1 सेकंड के उतने वे हिस्से में वो फायर कर सकती है। मैं एक प्रोग्रामर हूं, आई नो दिस, ठीक है। और भी बहुत सारी लैंग्वेज जो उससे भी फास्ट चलती है, जैसे मतलब आपको नहीं समझ में आएंगी ये चीज अगर आप नॉन टेक्निकल हो, बट ये समझो कि मोटे मोटे तौर पे एक एल्गो 1 सेकंड के अंदर 1000 बार भी ऑर्डर फायर कर सकती है, अगर उसको अपनी वो मिल रही है, आई मीन कंडीशन उसकी अगर सेटिस्फाई हो रही है ना, तो वो कर सकती है। तो अब जब लोग एल्गो पे इतना हैवी टाइप वॉल्यूम डाल रहे हैं, तो क्या होगा? तो सेबी ने उनको रख लिया कि भाई आ जाओ आप, फिर टैक्स ज्यादा दो, आप लोग ज्यादा वो कर रहे हो ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये होता है हमारे एल्गो का सिस्टम। अब मैं वापस वहीं पे आ जाता हूँ निफ्टी पे। हम लोग जो डे ट्रेडर हैं, हमारी गलती होती है एक तो छोटे वाला टाइम फ्रेम यूज करना, 5 मिनट पे कभी भी कुछ क्लियर नहीं होगा। अगर आप 5 मिनट पे देखो, ये ट्रेंड ना आपको क्या दिखेगा, मान लो मैं इसको कल रात को देखता, मुझे मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं जिसने सब कुछ ही पढ़ लिया शेयर मार्केट के अंदर, मतलब फंडामेंटल्स मेरे क्लियर हैं, बेसिक मेरे क्लियर हैं, टेक्निकल की सारी चीजें मेरी क्लियर है, मुझे सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स पता है, चार्ट पैटर्न्स पता है, सारे मूविंग एवरेज, ईएमए, सारे इंडिकेटर्स मुझे पता है। मैं प्राइस एक्शन भी सीख चुका हूँ। मैंने लेट से एसएमसी और आईसीटी का भी एक कोर्स कर लिया। वैसे मैं सलाह नहीं दूंगा आपको एसएमसी और आईसीटी में जाने की, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हो, क्योंकि उसके जो कंसेप्ट है और वहां के मार्केट के हिसाब से कंसेप्ट डिजाइंड है, और वहां के लोगों की मेंटेलिटी के हिसाब से, ठीक है। हमारे मार्केट में हमारे टाइप पे कंसेप्ट चलते हैं, तो आप प्योर प्राइस एक्शन में जो हमारे इंडियन मार्केट में जो पैटर्न्स काम करते हैं, या फिर जो लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे इंडियन मार्केट में काम करते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप उन्हीं के साथ जाओ। आईसीटी एसएमटी में काइंड ऑफ पैटर्न्स, और ये मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये जो पैटर्न्स है ना, ये सारे जो गैन है ये और ये सब चीजें ना, ये बहुत पावरफुल चीजें हैं, स्पेशली गैन की ये वाले, ठीक है। और शायद एक डायमंड पैटर्न भी होता है, मुझे वो इसमें नहीं मिला, मेरे नोट्स के अंदर है, डायमंड पैटर्न भी होता है, एक बटरफ्लाई भी होता है, इसमें कुछ मेरे को नहीं दिख रहा है, खैर व्हाट्सएवर। तो आई वुड नॉट कंफ्यूज यू विद दोज काइंड ऑफ कंसेप्ट्स जो इंडियन मार्केट में रेयरली काम करते हैं, ठीक है, पावरफुल हैं, रेयरली काम करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हमें अपना दिमाग, अगर आप चाहते हो कि मैं इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल बन जाऊं, या फिर मैं चाहता हूं कि भाई मैं किसी को कोर्स के पैसे भी देने को तैयार हूं, बट मैं चाहता हूं कि मेरे को एटलीस्ट कंसेप्ट सही मिले, ठीक है, जो कि आज की डेट में नहीं होता। आप कोई भी पेड कोर्स लो, आप एक, मैं आपको एक सिंपल सा दिखा देता हूं, वैसे मुझे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट अगर आप यूट्यूब ओपन करोगे, आपको हजारों वीडियो मिलेंगी जो, और उनका जो थंबनेल होगा ना, वो ऐसा होगा, हिंदी में लिखा हुआ, एक बंदा उस पर खड़ा हुआ होगा सरप्राइज सी लुक में, और बड़े बड़े फॉन्ट्स में लिखा होगा, ठीक है, कि मार्केट खुलने से पहले ये कर लो, या फिर मार्केट बंद होने से पहले ये कर लो, 90% एक्यूरेसी, करोड़पति बन जाओगे, अरबपति। असल में क्या है ना, वो सारी चीजें जो
कम एजुकेटेड लोग हैं ना उनको फंसाने के लिए बनती है, ठीक है। जो कम एजुकेटेड का मतलब है जिनको बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स समझ में नहीं आती, ठीक है। अभी मान लो मैं एक बंदे को पकड़ू जो पिछले 2 साल से स्टॉक मार्केट में छोटी मोटी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सब कुछ करता है, और मुझसे एक दो वर्ड पूछ लूं कि भाई मुझे एक चीज बता, कॉल राइटिंग क्या होती है, या फिर पुट अनवाइंडिंग क्या होती है, या फिर मुझसे जनरल टर्म से भी पूछू ना, अगर मान लो कि अनवाइंडिंग क्या है, शॉर्टिंग क्या होती है, लॉन्ग क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ना ये कंसेप्ट नहीं पता, ठीक है। और अगर मान लो मैं एक वीडियो, मान लो कि जैसे क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस बनाते रहते हैं, ये एक वहां पे डाल देंगे कि अगर आपने ये थीटा नहीं जाना, लेट से एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, अगर आपने थीटा नहीं जाना तो आप कर लोगे अपना लेट से कैपिटल गायब, काइंड ऑफ ऐसे ऐसे अगर थंबनेल्स मिलेंगे ना। मैं आपको सही बात बताऊं, पहली बात तो वो लोग खुद कम एजुकेटेड हैं, दूसरा वो टारगेट कर रहे हैं लेसर एजुकेटेड उनको, ऑडियंस को। क्यों? और लेसर एजुकेटेड से इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक रिसोर्सफुल इंसान हूं और वो लोग मुझे टारगेट करेंगे बेशक मेरे पास कम नॉलेज है, नहीं। वो उन लोगों को टारगेट करेंगे जिनके पास रिसोर्सेज ही बहुत कम है, क्योंकि उन लोगों का अगर मेंटेलिटी इतनी इंप्रूव्ड होती तो वो लोग अपनी मतलब समझ सकते हो ना कि वो उस प्रेजेंट कंडीशन में नहीं रुकते, वो थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे होते अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये स्कैमिंग है, कंप्लीटली स्कैमिंग। इस तरह के थंबनेल्स वाली वीडियो से ना दूर रहा करो, है ना, कि अगर आज ये नहीं देखा तो कर लोगे भारी नुकसान का ऐसे इस टाइप के। मैं जस्ट एक एग्जांपल बताया आपको इनकी टैगलाइंस का, बच के रहा करो इन लोगों से, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम जो रिटेलर्स है ना, हमारी टोटल जो थिंकिंग है ना वो गलत है। अगर आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल होना है तो आपको एक रिटेलर के माइंड से भी सोचना पड़ेगा और एक इंस्टीट्यूशंस के माइंड से भी सोचना पड़ेगा। एटलीस्ट इंस्टीट्यूशंस का माइंड से आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे रिटेलर ऐसा कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशंस क्या सोच रहे होंगे, ठीक है। अब मैं वापिस इसी निफ्टी पे आता हूँ, ये देखो ये यहाँ पे आया, अगला दिन, नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे और फिर नेक्स्ट डे। यहाँ पे लोगों का इस वाली कैंडल पे 6 अगस्त पे ना इसने लोगों का बहुत सारा एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस तोड़ दिया होगा। उसके बाद कहते हैं ना, अब शेयर मार्केट चलता है ग्रीड पे, होप पे, पेन पे, सोरो पे, ठीक है। एक कर्व में चलता है, मैं आपको कर्व भी बना के दिखाऊंगा जब मेरी अभी मैं एक और नई प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, ठीक है। और उस प्लेलिस्ट में आपको ना A to Z मिलेगा मेरी नॉलेज, क्योंकि जिस दिन से मैंने शेयर मार्केट शुरू किया था सीखना, ठीक है, उस दिन से मैं अराउंड मतलब A4 साइज की, और ये समझ लो जो बड़ी डायरीज आती है ना 300-300 पेजेस की, A4 साइज की, मेरे पास 7 डायरीज भर चुका हूं मैं तब से इतने। और मैं नोट्स बहुत वो बनाता हूँ, प्रीसाइज बनाता हूँ नोट्स को, वेरीफाई करके नोट्स बनाता हूँ मैं। इनकेस अगर मुझे कभी अपने लेट से कभी मुझे अपनी स्ट्रेटजी पे कोई डाउट हो या अपनी चीजों पे कोई डाउट हो, या फिर लेट से मैं कोई चीज भूल गया, जैसे मैंने लेट से RHO यूज नहीं किया ग्रीक्स में, काफी दिन हो गए मैं उसको नहीं देखता आजकल, तो मैं उसका शायद कंसेप्ट मेरे दिमाग से निकल जाए तो अपने नोट्स में जाके उसको वेरीफाई कर पाऊं, ठीक है। तो मैं उन नोट्स का 1 by 1 जिस पैथ पे मैंने शुरू किया था मैं उसी पैथ पे आपको लेके चलूंगा, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी इन द एंड ऑफ द डे आप एक रिटेलर प्लस एक इंस्टीट्यूशंस की तरह कैसे सोच सकते हो। मैं आपको वही बता रहा हूं, देखो यहाँ पे ना जो फियर था ना, फियर के बाद जो पैनिक मचा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने एक चीज नहीं देखी होगी उस टाइम पे, अगर आप 3 दिन पहले का ओआई देखोगे ना ये सेम था, इस ओआई में कोई चेंज नहीं हुआ था। तो अगर ओपन इंटरेस्ट में चेंज नहीं हो रहा, और ये ओआई कौन बनाते हैं, ये ओआई बनाते हैं सेलर्स, ठीक है। और ये ओआई किस चीज का है, ओआई है 1000 के मल्टीप्लाइड का, यानी 24,000 का, ठीक है। इस ओआई को चेंज करना या फिर इस 25,000 को चेंज करना ना बहुत हार्ड होता है। ऐसा हो सकता है एक बार झटका मार के ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर तीसरी बार भी जाए, तीसरी बार भी नीचे आ जाए, उसके बाद फिर नीचे आ जाए, ठीक है। वो 2-3 बार हो सकता है रीटेस्ट भी कर जाए, क्रॉस भी कर जाए, क्योंकि यहाँ वाले जो लोग हैं ना वो सेलिंग करने के लिए बैठे हैं, हम लोग उनसे लड़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी मेरी कैपिटल में एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं 1 लोट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप मान लो कि 5 से 10 हजार रुपए पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। वो लोग 5 से 10 हजार करोड़ लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। और वो एक बार में झोंक देंगे 5 से 10 हजार करोड़, क्योंकि उनका जो एंटायर कैपिटल है वो हो सकता है 50,000 करोड़ हो, 1 लाख करोड़। ये वो म्यूचुअल फंड है जिनको हम अपना SIP अपनी सारी चीजें हर महीने देते हैं, ठीक है। तो उनके पास सारे इंडिया का पैसा है, ठीक है, ये समझ सकते हो आप। तो अब क्या होगा यहाँ पे, वो तो अपनी पोजीशन उन्होंने नहीं छोड़ी 24,000 वाली,
और यहाँ पे ये सारा पैनिक रिटेलर्स का है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे का सारा पैनिक रिटेलर का मचाया हुआ, क्योंकि रिटेलर क्या देखेगा और रिटेलर्स क्यों पैनिक में आता है वो मैं आपको अभी इसी जस्ट कंसेप्ट के बाद बताऊंगा कि आज ओला इलेक्ट्रिक में क्या हुआ आईपीओ में, क्यों रिटेलर्स पैनिक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे सारे के सारे रिटेलर्स पैनिक हो गए, ठीक है, इतने बुरे तरह के पैनिक हो गए कि भाई मार्केट में पता नहीं क्या क्या होगा। और जो लोग ट्रेडर्स हैं, जो लोग बड़ी बड़ी कैपिटल, आई मीन बड़ी कैपिटल नॉट ऑन इंस्टीट्यूशंस लेवल, बट कुछ लोग हैं जो 50 लाख 1 करोड़ से भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट्स डिप्लॉय कर दिया उन्होंने, कितने, लेट्स से कि भाई मैं 5 लाख के शॉर्ट्स डिप्लॉय कर देता हूँ, ठीक है। और ऐसे लोग ना नेकेड नहीं करते, नेकेड ऑप्शंस कभी नहीं लेंगे ऐसे लोग। वो लोग क्या करेंगे, वो ऑलवेज हैजिंग लेंगे, क्योंकि देखो बड़ा पैसा है और हम ऐसा नहीं वो कर सकते कि मैंने लेट से 1 लाख रुपए का कोई ऑप्शन ले लिया और मैं आई कैन नॉट अफोर्ड कि वो कल को 40-50% गिर जाए, और वो भी अगर वो लेट से कि आपने नेकेड पोजीशन में डाल रखा है उसको, है ना। तो अगर ऐसा वो लोग करने लगे तो मान लो 5,000 करोड़ के तो 2,500 करोड़ एक दिन में स्वाहा हो जाएंगे ना, तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा इस कैंडल पे, जो हुआ है मार्केट में, नेक्स्ट सीधा गैप अप और सीधा मार्केट ऊपर। अब ये थी ट्रैपिंग, ठीक है, दिस कैंडल वाज अ ट्रैप। ये एक बढ़िया, मतलब इसे मैं डोजी भी नहीं कहूंगा, डोजी से तो ऊपर है थोड़ी सी, ठीक है। बुल्स और बियर्स के अगर आप यहाँ पे फाइट देखोगे, क्या हुआ यहाँ पे अल्टीमेटली, मार्केट यहाँ पे खुला, पूरा दिन इधर उधर टहला, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आके थोड़े से अपनी क्लोजिंग, मतलब ओपन और क्लोज के बीच में थोड़ा सा गैप एक्स्ट्रा बढ़ा के बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो था रिटेलर्स शाम को 3 बजे के आसपास, क्योंकि यहाँ पे वो 6 अगस्त में डरा हुआ है रिटेलर, वो नहीं जाना चाहता, मतलब क्योंकि 50% लोग रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हैं तो उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट्स बना लिए होंगे। बट 50-60% या फिर जो छोटे रिटेलर है हमारे जैसे, वो ज्यादा से ज्यादा उसने एक लोट लिया होगा, वो भी 10-20 रुपए वाला ओटीएम का, कि भाई देख लूंगा अगर कल को नीचे गया ये डबल हो जाएगा, नहीं तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगले दिन गैप अप, यहाँ पे फिर लाइव। अब जब 3 बजे के आसपास मार्केट यहाँ पे होगा, ठीक है, यहीं कहीं आसपास वो 3 बजे वाली मूवमेंट आई होगी निफ्टी में, मैं एक बार इस चीज को भी कंफर्म करके बता देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 7 अगस्त को लास्ट के 3 से 3 उसका मैं 5 मिनट पे आ जाता हूँ, 5 मिनट लोग ज्यादा यूज करते हैं ना। ये 6 है और ये है मेरा 7 एग्जैक्टली। देखो मैंने आपको यही बोला था, मैं 5 मिनट तो मैं देखता भी नहीं, मैंने आपको दिखाने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, ये मैं 5 मिनट नहीं देख, बट मैंने जो बोला वो वही हुआ। देखो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने बोला ना कि जब 3 बजे वाली मूवमेंट आती है ना, तो उसने ऊपर जाने की कोशिश की और यही यही थी मेन ट्रैपिंग। तो उसने जैसे ही हाई तोड़ा होगा ना, यहाँ पे रिटेलर्स ऐसे वाले धड़ाधड़ उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे सारी लॉन्ग कर दी होगी। नेक्स्ट डे क्या हुआ उनके साथ, नेक्स्ट डे तो आपको पता ही है ना, ये रहा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी का पहले ही कॉन्फिडेंस ब्रेक था, उसके बाद उसने कहते हैं ना कि दोबारा हिम्मत करने में ना टाइम लगता है, एक बार अगर आप लॉस कर लेते हो वो भी अच्छा खासा, और यहाँ पे तो बायर्स बहुत सारे होंगे जिनका बहुत लॉस हुआ होगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूव है, किसी को नहीं पता था ऐसे पैनिक आएगा। और ये फिर उसके बाद एक और अनएक्सपेक्टेड मूव थी, किसी को ये भी, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट वाले थे वो सबसे ज्यादा यहाँ पे मारे गए, और जो लोग यहाँ पे लॉन्ग वाले थे ना 7 अगस्त को, वो सबसे ज्यादा 8 अगस्त को मारे गए यहाँ पे। बट मेरी एंट्री एग्जैक्टली यहाँ पे थी, इस पॉइंट पे 8 अगस्त को, ठीक है। मैंने सब कुछ डाल रखा है क्योंकि मुझे पूरा वो था, क्योंकि मेरे को ओआई में एबनॉर्मेलिटी दिखी थी। देखो आपको ना मैं एक चीज और बताऊं, शेयर मार्केट में स्पेशली यहाँ पे, ठीक है, अगर आप इंडेक्सिस के अंदर हो ना, इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, पैसा लगता है, वॉल्यूम मैनिपुलेट हो जाती है। और एक और तरीका है इसमें मैनिपुलेशन का, जो लोग करते थे और कई सालों तक चला है, वो आई डोंट नो वो बंद हुआ है अभी तक नहीं हुआ, उसको बोलते थे हम लोग बोगस ऑर्डर, ठीक है। बोगस ऑर्डर की क्या रियलिटी होती थी, मैं आपको एक बार अपने सिंगल वाले उस पर लेके चलता हूँ। पोजिशन पे भी मत जाना, पोजिशन में आपको आराम से एक्सप्लेन करूंगा। ये निफ्टी आप देख रहे हो ना, ये 13% का आरओआई देके गया जो मैंने कल लॉन्ग किया था, और वह तो मैंने इसको जल्दी सेल आउट कर दिया था, मैंने इसको 284 पे सेल आउट कर दिया था इस वाले को, ये उसके बाद 310 315 तक गया, बट मैं निकल गया था। पहली बात तो मैं हेज था तो मुझे ज्यादा टेंशन थी नहीं, ठीक है। फिर मैंने आईआरसीटीसी भी अपना हटा दिया, इसमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं है, बस ये समझ लो चार्ज और एसटीटी निकल गया होगा, पर ये मैंने आईआरसीटीसी भी हटा दिया था यहाँ से, ये सुबह के आसपास की बात है, ठीक है। ये मेरा वो अकाउंट है जिसमें मैं सिंगल लोट से ट्रेड करता हूँ, ये डमी अकाउंट है बट रियल मनी पे चलता है और रियल ट्रेड्स होते हैं इसमें। मेरा जो एक्चुअल अकाउंट है, मतलब मेरे पास मल्टीपल डीमैट्स हैं,
मेरा एक्चुअल अकाउंट ये है ज़ेरोधा का, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, रिटेलर्स का पैनिक। ओला इलेक्ट्रिक देख रहे हो, मेरे को एलोकेशन हुआ था, एक ही लोट मिला था, मैंने भरा 8 रखे थे वैसे। ये 91.8 पे आज टॉप पे बंद हुआ है, अपने हाईएस्ट पे, ठीक है। बट इसमें पैनिक क्यों आया था सुबह, और मैंने इसको क्यों 79.22 पे एग्जिट किया, मैं आपको वो चीज बताता हूँ। जब मैं सुबह सुबह 10 बजे इसकी लिस्टिंग होने वाली थी ना, एट दैट टाइम मैंने सबसे पहले जब इसकी डेप चेक की यहाँ पे, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टॉक लिस्टेड है, तो इसका कोई प्रीवियस डेटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने पहला एक ऐसा आईपीओ देखा जो इतना बड़ा है और उसके बाद भी लोगों में इतना पैनिक है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं सुबह आया ना 9:59 पे, पता है यहाँ पे ऑर्डर्स कितने पड़े हुए थे, यहाँ पे ऑर्डर थे 75,000 सारे के सारे सेल करने के लिए, सिंगल एक बंदे के। और भाई साहब यहाँ पे वो बंदा 76 पे निकलने को तैयार था, ठीक है। जैसी मार्केट खुला फटाक से एकदम से डिप आया इस एक ऑर्डर की वजह से, ठीक है। क्योंकि ये इसने इतनी क्योंकि जब इसने इतनी हैवी क्वांटिटी बेची है ना, तो नीचे वाले ऑब्वियसली डरेंगे, नीचे मतलब प्राइस बढ़ता जाएगा। 76 है, मान लो 76.1 है, ये 76.2 है, तो ये लोग भी डर गए कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है। और जिस जिस बंदे ने 75,000 लोट डाल रखे है ना, मतलब सिंगल ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि वो एक ही सिंगल इंसान के है, नहीं नहीं। सिंगल ऑर्डर का मतलब है कि लेट्स से यहाँ पे ऑर्डर्स का नंबर बदल सकता है, हो सकता है 50 ऑर्डर हो, 100 ऑर्डर हो, बट मैंने क्वांटिटी देखी, ठीक है। क्योंकि एक सिंगल ऑर्डर 76 का लगा हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल होंगे अलग अलग डीमेट से आते हुए, बट वो ऑर्डर 76 पे 75,000 क्वांटिटी, ठीक है। तो ये देख के मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ कि हो सकता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, जब आप एक बार कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के मार के पीता है ना। आपने अगर एक बार पहले LIC देख लिया हो, पेटीएम देख लिया हो ना, कि जो ब्रांड थे कभी बहुत हाई फाई, कि भाई जिन पे बहुत ही ज्यादा लोगों को होता, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ था, है ना। तो यहाँ पे भी थोड़ा ना वो ऑर्डर हाई हुआ था, ये ऑर्डर देख के कि बंदा यहाँ पे कोई 76 पे ही निकलने को रेडी बैठे हुए हैं, ठीक है, समझे। तो उस टाइम पे फिर भी मैंने वेट किया, मैंने अराउंड 10-15 मिनट वेट किया कि ठीक है अगर नीचे जाएगा नोट एन इशू। उसके बाद ये ऑर्डर मैंने अराउंड जब ये 79.22 पे था, मैं अगर इसका एक बार चार्ट देखूं, 79 पे आई थिंक 15-20 मिनट की 15 मिनट है ना, हाँ, तो मैंने यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया था 75 यहाँ कहीं, या आई रिमेम्बर यहाँ पे मेरा एग्जिट हुआ था, जबकि मेरे को वॉल्यूम्स दिख रही थी यहाँ पे कि वॉल्यूम आ रही है, ठीक है भाई, नया स्टॉक है ना, वॉल्यूम आ रही है, कोई इशू नहीं। बट जब कोई ब्रांड न्यू चीज है या फिर कोई नई एक्सपायरी या फिर कोई नया स्ट्राइक प्राइस इंट्रोड्यूस हुआ है, हम लोग जानते हैं ना आज एक्सपायरी होगी तो 3 महीने के बाद वाले नए, अगर मेरी आज मंथली एक्सपायरी है लेट से अगस्त की, तो आज ही नए वाले ऑप्शंस इंट्रोड्यूस होंगे, कब के, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एक्सपायरी के 3 मंथ आगे चलता है वो करंट एक्सपायरी से ना। और उसके बाद फिर वो चलेंगे आगे, अगर आप देखोगे तो आगे 2-2 3-3 साल तक के भी बनते हैं, है ना। बट वो फिर बहुत ही कम लिक्विडिटी वाले होते हैं, और उनको वो लोग करते हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस हैज करते हैं ना। मान लो किसी ने बहुत सारी सेलिंग करी हुई है तो वो उनको लेके रख लेगा हैजिंग के लिए बहुत, या किसी बंदे ने मान लो एक फ्यूचर ले रखा है, देखो बड़े पैसे वाले ना इस तरह से बच जाते हैं। मान लो कि आपने एक फ्यूचर ले लिया निफ्टी का, ठीक है, और आपका टारगेट है आराम से 2-3 महीने बाद का, तो आप क्या करोगे, एक लंबी सी डीप आईटीएम ना लेट्स से सेल करके बैठ जाओगे, डीप आईटीएम, क्योंकि डीके तो बहुत कम होगा, इधर फ्यूचर में डीके होता नहीं है। अगर गलती से आपका मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया तो आपको एटलीस्ट आपके पास मतलब टाइम हो जाएगा, 15-20 दिन, 1 महीना आप वेट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो ऑप्शन खरीदा हुआ है, या पहली बात तो वो खरीदेंगे नहीं, वो उसको भी सेल ही करेंगे, वो थीटा अपने अगेंस्ट क्यों जाने देंगे, थीटा अपने फेयर में रखेंगे ना वो लोग। तो वो आपको इतनी हैवी प्रोटेक्शन देगा ना कि मार्केट मान लो कि 5% ऊपर चला गया तो आपको एटलीस्ट थीटा से डरने की जरूरत नहीं, आपका जो लॉस दिखेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू का और टाइम वैल्यू का दिखेगा, एटलीस्ट थीटा वहां पे रोल प्ले नहीं करेगा अपना, तो वो लोग इसलिए बच जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना ओला इलेक्ट्रिक को अपना निकल गया था मैं 79.22 इस कैंडल के आसपास, यहाँ कहीं पे जब ये डाउन आनी शुरू हुई थी, मुझे वॉल्यूम दिखाई दे रही थी बट मैं वहां से निकल गया, क्योंकि वही सेम रीजन है कि इस, और हाँ एक और चीज, इस वाले आईपीओ में अगर आप न्यूज देखते या फिर आप मान लो जैसे बड़े बड़े रेटिंग एजेंसीज हैं, मैंने उन तक के या फिर बड़े बड़े जो चैनल्स हैं ना जो न्यूज स्प्रेड करते हैं हमारे सोशल मीडिया पे भी है, मैंने उन सब में देखा यहाँ पे लोग
एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7 to 10% नीचे खुलने का। तो ये तो मैंने ऐसा पहला आईपीओ देखा है जो इतना बड़ा, इतना ओवर सब्सक्राइब था, इतना सब कुछ था, और एकदम से जैसे लिस्टिंग होने वाली थी उस लिस्टिंग से एक दिन पहले उसकी पूरी रेपुटेशन खराब कर दी मार्केट वालों ने। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें एग्जिट हो गया। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार ये ओला इलेक्ट्रिक ना हो सकता है ऊपर निकल जाए, तो मैं इस पे कोई खास ज्यादा बात नहीं करूंगा। इट वॉज जस्ट एन आईपीओ। ठीक है, अब अपन वापस अपने अकाउंट में चलते हैं। निफ्टी का मैंने आपको बताई थी, निफ्टी मैंने एग्जिट कर दिया था। आईआरसीटीसी मेरा कल या परसों का डैप्लोड था, ये भी मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि ये एक्सपेक्टिव मूवमेंट नहीं दे रहा है। ठीक है, अब मैं एक बार से वापस वहीं चलता हूँ। इस पे मैं दोबारा आऊंगा, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इन सबका क्या चल रहा है। ठीक है, तो जब बंदे यहाँ पे थे और जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया होगा, नेक्स्ट डे ने उनको बहुत बुरी तरह तोड़ दिया होगा। क्योंकि एक तो पहली बात तो यहाँ से उनको दोबारा हिम्मत जुटाने में टाइम लगा होगा कि यार मैं दोबारा लॉन्ग करूं ना करूं। आधों ने शॉर्ट कर दिया होगा, बट आधे शांति से बैठे हुए होंगे, और उनमें भी कुछ होंगे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट मारा होगा, है ना। उन सबका यहाँ पे गया एसएल। ठीक, और यहाँ पे एसएल गया तो जब उनको पैनिक दिखा, थोड़ी देर तक तो रुक गए होंगे कि नीचे आ जाए आ जाए। दोपहर के बाद जब वो ऊपर ही जाने लग गया ना, तो उन्होंने पैनिक में आके सेलिंग शुरू कर दी। दैट इज कॉल्ड अनवाइंडिंग। ठीक है, पैनिक में आकर अपनी पोजीशन काट रहे हैं वो। तो उस अनवाइंडिंग जो मैंने अभी आपको 5 मिनट पे दिखाया था ना, उसने ये वाली मूवमेंट दी थी, और इस मूवमेंट में और ज्यादा लोग ट्रैप हुए हैं जो लॉन्ग करके यहाँ पे फंस गए। अगले दिन मार्केट ने उनको पूरा ही खत्म कर दिया। ठीक है, सारा कैपिटल ही निपटा दिया उनका। तो अब क्या हुआ, मैं तो इसको देख रहा हूँ आराम से, मैं तो इसको यहाँ पे भी लॉन्ग करता, मैं इसको यहाँ पे क्यों छोड़ दूंगा अगर मैं इसको यहाँ पे लॉन्ग करता। मैंने इसको यहाँ पे लॉन्ग इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं निफ्टी देखता नहीं हूँ, सही बात बताऊं तो मैं चार्ट्स नहीं देखता निफ्टी के ज्यादा, क्योंकि मैंने इंडेक्सेस बंद कर रखी हैं। मैं 8 महीने हो गए ऑलमोस्ट, मैं इंडेक्स में काम नहीं करता ये मेरा। बट मुझे दिखा कि यार यहाँ पे एंट्री बनाने का मौका है, और देखो अच्छा ट्रेडर वो होता है जो मौका ना छोड़े, है ना। और सेकंड सबसे बड़ी बात, आपको अपने प्रॉफिट से पहले ना अपना रिस्क पता होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे 1:2 का आरआर था, 3000 का लॉस नहीं तो 6000 का प्रॉफिट, तो मैं 3000 का लॉस लेने के लिए तैयार था इस पे, इस पोजीशन पे अपने। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें लॉन्ग किया। दूसरा, मुझे सारी चीजें नेगेटिव दिख रही है, बट मुझे सिर्फ एक चीज एबनॉर्मल दिख रही थी, और वो डेटा वेरीफाइड था सेंसिबल पे भी, और मैंने उसको वेरीफाई किया था लेट से जेरोदा पे जाके भी, और दूसरे एक और ब्रोकर जो मैं शून्य यूज करता हूँ इस पे, कि यार ये ओआई का डेटा, क्यों मैंने आपको उस टाइम वीडियो में बताया कि मुझे अजीब लग रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट वो हुआ। तो मैंने उसको प्रॉपर वेरीफाई किया, जब मैं फुल्ली कंफर्म हो गया कि हाँ वो सही डेटा है, तो मैंने इसको लॉन्ग कर दिया था। ठीक है, इट वाज द रीजन कि मैं निफ्टी में लॉन्ग था। बैंक निफ्टी में मुझे वो चीज नहीं दिखाई दी, तो बैंक निफ्टी में मैंने कुछ नहीं किया उस टाइम पे। ठीक है, अब आज का जो एनालिसिस था, आज मैंने ना कोई भी स्टॉक का एनालिसिस अभी तक नहीं किया था। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं शाम के टाइम एक साथ में सारी वीडियो डालूंगा, और मैं कुछ एडिशनल प्लेलिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बना के, जिसमें मैं अपनी पूरी स्टॉक मार्केट की स्क्रैच से लेकर और अभी तक का मैंने जितना कुछ सीखा है ना, सब चीजों के नोट्स है ना, 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको शायद बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे मार्केट में होता क्या है, हम रिटेलर्स क्यों फंसते हैं। क्योंकि हम रिटेलर्स की ना गलती सबसे बड़ी ये होती है, हमें हमारे पास है ना, जो हमने जो कंसेप्ट आज तक सीखे ना टोटली गलत है। ठीक है, टोटली गलत मतलब हमें कैंडल ऊपर को जाती हुई दिख गई, हमने कॉल बाय कर ली, नीचे को जाती हुई दिखी, हमने पुट बाय कर लिया, है ना। ये ऐसे तो नहीं, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। और जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। मैंने आपको दोनों तीनों दिनों को बताया कैसे कैसे रिटेलर्स यहाँ पे अपनी कैपिटल खराब करके घूम रहे हैं। और जो यहाँ पे सेलर्स हैं वो, उनको तो कुछ खास फर्क है भी नहीं, वो तो 24,000 सेल करके बैठे हैं, और अगर ये 24,000 तोड़ के नीचे भी रुकता ना 5 7 10 दिन, तो तब जाके शायद वो अपनी पोजीशन अनवाइंड करते। क्योंकि जितना उनको तब लॉस दे रहा होता ना, उनका जो थीटा गेन है ना, इधर का भी और इधर का भी, उनकी पोजीशंस को रिकवर करता रहता है। इधर भी सेल है, इधर भी सेलर है। यहाँ पे वो बना हुआ है ना एक शॉर्ट स्ट्रैडल बना हुआ है ना, शॉर्ट स्ट्रैडल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, दोनों साइड की थीटा आप खा रहे हो, है ना। और मार्केट कहाँ था, अगर मान लो किसी ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होगा, जब वो मार्केट गिर के यहाँ पे आया होगा, तो देखो 3 दिन का थीटा अच्छी खासी उसको मिलने को, मार्केट एग्जैक्टली बीच में आ गया फिर से। तो इसलिए रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं, और इसलिए यही एक रीजन है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है रिटेलर्स की, हम पड़े रहते हैं बिना मतलब के चक्करों में। बिना मतलब के चक्कर कैसे, सामने एक यूट्यूब मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, लेट से उसके 1 लाख 10 लाख या सब्सक्राइबर हैं, और वो डेली वीडियो डालता है सुबह मार्केट से पहले भी, मार्केट के लेट से लाइव भी आ जाता है बीच बीच में। तो हमें लगता है कि भाई वो सबसे बड़ा टैग गुरु है। ठीक है, और मैंने बताया कि वो टारगेट किसको कर रहा है, उसे आपसे कुछ खास मतलब नहीं है, आप उसकी चीजें मानो या ना मानो, उसे सबसे ज्यादा मतलब है यूट्यूब के पैसे से, उसे ट्रेडिंग से तो एक्चुअल में मतलब है ही नहीं।
आप उससे ट्रेडिंग में पीएनएल मांगना, लॉस नहीं मिलेगा। ठीक है, वो बहुत सारे आपको आपने देखे हुए कितने बड़े बड़े नाम स्टॉक मार्केट में खराब हुए थे भी जब ये पीएनएल का चक्कर आया था ना। तो रियलिटी यही है, वो लोग सिर्फ कोर्स बेचते हैं, यूट्यूब बेचते हैं, मतलब यूट्यूब पे एड्स से कमा रहे हैं, एंड दिस इज द रियलिटी। मैं आपको अपना मोटो बताऊं, मैंने जिस दिन पहली वीडियो डाली थी मैंने उसी दिन आपको साफ बोल दिया था, मेरे चैनल पे ना ही कभी कोई कोर्स सेल होगा, ना ही कभी कोई टिप्स आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको वो चीजें मिलेंगी जो रियलिटी में मार्केट में काम करती हैं, और रियलिटी में जिस चीज पे मैं काम करता हूँ। ठीक है, और आप इतने दिन से अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, ये इंडसइंड बैंक ना अगस्त एक्सपायरी जरूर है, बट ये डेप्लॉयड है मिड इन जुलाई में। ठीक है, उस टाइम पे इंडसइंड बैंक अराउंड 1440 के आसपास हुआ करता था, है ना। और अभी शायद 1300 भी टच करके आया है शायद इंडसइंड बैंक, लेट मी चेक, 1320 के आसपास। ठीक है, यहाँ तक इसने टच कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं आज सीरियसली कंसीडर कर रहा था कि यार मैं अपनी पोजीशन इसमें रखूं या नहीं रखूं, बट फिर मेरे दिमाग में आया कि इसमें 11,000 का लॉस तो चल ही रहा है पर लोट पे, सिंगल लोट पे 11,000 चल रहा है ना। इंडसइंड बैंक ही रहा 25 और 15, हाँ 11,000 के आसपास का लॉस है। और इसमें जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 12,500 है, तो मैं 1,500 रुपए के लिए इसको क्यों निकालूं, मेरे पास 20 दिन बाकी है अभी, है ना। तो आराम से देखो, क्या पता मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, नहीं तो क्या जाएगा, मैं आज निकालूंगा तब 11,000 जाएंगे, और मैं 20 दिन बाद निकालूंगा तब सिर्फ 12,500 जाएंगे। तो यहाँ पे ये रिलैक्स, ये आपको ना एक रिलैक्सेशन देता है, आप पैनिक नहीं होते इन चीजों में, जब आपको पता है कि मैक्स लॉस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई मैं इंडसइंड बैंक में देखता ही नहीं, इसको ये पड़ा रहने दो। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ये आज प्रॉफिट में था, बट उस टाइम पे लिटरली बताऊं, मैं किसी और जगह पे बिजी हो गया, अदरवाइज मैं 2 बजे के आसपास इसको निकालता। ये मेरा रूल है कि अगर कोई स्टॉक एक दिन में 2 या 3%, ये तो 3.5% का जंप मार के आया था, तो मैं वहां से 2.5-3% पे एग्जिट कर जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे को 5 से 10% का आरओआई दे देता है। इसके डेप्लॉयड में हार्डली कितने लगे होंगे, डेप्लॉयमेंट में हार्डली 40,000 रुपए लगे होंगे, और ये मेरे को उस टाइम पे 1,200 रुपए दे रहा था, ये 2-3% का आरओआई दे रहा था, आई रिमेम्बर। उसके बाद फिर मैं बिजी हो गया, हो सकता है इसने बहुत दिया हो, क्योंकि ये जो 535 है ना, 735 जाके आया था, जो 3765 है ये 5, तो इसमें अराउंड 2 से 3 का गैप था, और क्वांटिटी आप देख सकते हो। मतलब इस रेट से अगर ये 1 रुपया भी ऊपर मेरे को डिफरेंस मिलता, उस टाइम पे मिल रहा था आराम से, तो मैं आराम से 3-4 4,500 का प्रॉफिट लेके निकल जाता इसमें। बट माई बैड लक, मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, रही ये बात एसीसी की, एसीसी के एनालिसिस पे जिस दिन मैंने इसको लॉन्ग किया था, मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि एसीसी मुझसे गलत ट्रिगर हुआ है, क्योंकि मैं चार्ट देख रहा था नेस्ले का, और मैंने एग्जीक्यूट कर दिया एसीसी की बास्केट। ठीक है, बट स्टिल कभी कभी होती हैं गलतियां, एक बार मुझसे पहले भी ऐसे हुआ था, मेरे को कॉल लेनी थी, मैंने पुट ले लिया था एसबीआई कार्ड का, और वो मेरे फेवर में चला गया, लिटरली आप यकीन नहीं मानोगे। एसबीआई कार्ड का भी रिजल्ट आया था ना कुछ दिन पहले, कुछ दिन तो नहीं, शायद 1-1.5 महीना पहले, एसबीआई कार्ड का आप इंटरनेट पे सर्च करना, रिजल्ट आया था। तो उससे एक दिन पहले मैंने कॉल और पुट दोनों ऐसे ऐड किए हुए थे। ठीक है, और होता है कि बिल्कुल मार्केट क्लोजिंग पे मैंने सब कुछ वो करा हुआ था, कि भाई जैसे मैंने लेट से बास्केट ऑर्डर लगा रखा है, जनरली मैं बास्केट ब्रैकेट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर में यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे आके बाई सेल बहुत कम मारता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना प्राइस में आपको डिफरेंस मिलते हैं। मतलब यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि भाई ये 216.85 लेना चाह रहा, बट कोई सेलर नहीं, तो आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, समझे। आरबीएल शायद बैंक बैन में भी है, इसलिए इस पे कोई वो नहीं है खरीद बेचने वाला, जबकि आरबीएल बहुत सही है। मैंने दो दिन पहले ही बताया था कि आरबीएल भी बैंक, आपको याद तो, मैंने आरबीएल और केनरा बैंक इन दोनों को बताया था ना आपको 2-3 दिन पहले। केनरा बैंक में एक बार चेक कर लेता हूँ केनरा बैंक के साथ क्या हुआ, आरबीएल तो ठीक है, एनएससी वाले रखते हैं, मैंने इसको देखा नहीं, आज मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया। केनरा बैंक करे, देख रहे हो, और ये 3.27 तो यहाँ दिखा रहे हैं, 3.5-4% जम मार के आया होगा। क्लोजिंग है 110.65 की, चेक कर लेते हैं, ये देख रहा, ये तो 110.65 है ना यहाँ पे, तो 1.1 ऊपर जाएगा तो 11% बढ़ेगा। 110.65, और इसने हाई कितने का बना, 112.55 का, ये ऑलमोस्ट 2% ऊपर था, यानी कि 5.3% ऊपर गया था आज केनरा बैंक। ये मेरी शायद आपको परसों की वीडियो में केनरा बैंक और आरबीएल ये दो मिलेंगे, जब मैंने आपको आई रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि मेरे को आज ज्यादा स्टॉक नहीं मिले हैं, ये बात है 7 या 8 अगस्त की, 8 अगस्त शायद कल की बात है, जब मैंने एक्सिस बैंक और टाटा स्टील आपको बताए थे कि मेरे को ये सिर्फ 2 स्टॉक मिले हैं, बट मैं इनको लॉन्ग नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सिस बैंक 1120 का मैं वेट कर रहा था,
और टाटा स्टील, एक बार टाटा स्टील भी देख लेते हैं। टाटा स्टील में मैं लॉन्ग वॉच कर रहा था, मैंने ये नहीं कहा कि खरीदो, है ना, वॉच करने के लिए मैं देख रहा था। टाटा स्टील भी ठीक, ये 1% ऊपर है, ये दोनों हमारी वॉच में थे। और हाँ, ये भी थे, मैंने उस टाइम आपको केनरा और आरबीएल भी दिखाया था कि ये दोनों भी हैं, बट अभी मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस दिन मार्केट में ना पैनिक ज्यादा था, सो आई वॉज वेटिंग। बट मैंने फिर निफ्टी लॉन्ग कर दिया लास्ट में, मुझे निफ्टी सही लगा इन सब से, है ना, क्योंकि मार्केट में ना कोई वो नहीं था, आपको कोई कंफर्मेशन नहीं था कि ये करने क्या वाले हैं, है ना। ठीक है, ये देखो, इंडसइंड बैंक, अगर आप सोचो कि मैंने एग्जिट क्यों नहीं किया, मेरे 1,500 रुपये बचते, तो एग्जिट ना करने का रीजन ये है कि सपोर्ट पे आ गया। और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंडसइंड बैंक अब नेक्स्ट एटलीस्ट यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। वैसे 1325 है, 1300 का एक वो भी होता है ना सेंटिमेंटल लेवल, हाँ, 100 के मल्टीप्लीकेशन का। तो ये एक एरिया है जहां पे मैं इसको लॉन्ग करता, हालांकि लॉन्ग मैंने वहां पे भी किया हुआ है, शायद यहाँ कहीं के आसपास, जून जुलाई, मिड ऑफ जुलाई में यहाँ पे कहीं पे मैंने लॉन्ग किया होगा, पता नहीं क्या सोच के किया होगा, वो भगवान जानता है। बट ये यहाँ पे लॉन्ग करना है, मतलब लॉन्ग करने का अच्छा चांस है मेरे पास यहाँ पे। बट मैं इंडसइंड बैंक में नहीं घुस रहा, क्योंकि अगर आप अपने रूल्स नहीं फॉलो कर सकते ना, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और मेरा एक रूल है, सबसे पहला, अगर आपकी कोई पोजीशन आपके अगेंस्ट चली गई, आप उसको एवरेज नहीं करोगे, ठीक है। पहली बात तो बिना हैजिंग के तो आप घुसोगे ही नहीं ऑप्शंस में, क्योंकि मैंने जो चैनल ये बनाया हुआ है ना डेरिवेटिव्स, ये सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स के लिए ही है। अब वो डेरिवेटिव्स चाहे इंडेक्सेस के हों या स्टॉक्स के हों, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव्स में कभी भी मैं नेकेड कॉल्स नहीं लेता या नेकेड पुट्स नहीं लेता, मैं हैजिंग में घुसता हूँ, क्योंकि आप एटलीस्ट एक जगह पे अपने आप को सिक्योर कर रहे हो। देखो, मार्केट अगर आपके फेवर में गया बहुत अच्छी बात है, बट लेट्स से कि आपके फेवर में मार्केट नहीं गया, आपके अगेंस्ट चला गया, और वहां पे मान लो कि मैंने अपना एक फॉर एन एग्जाम्पल 10,000 का मैंने वो लिया हुआ था कॉल ऑप्शन, और वो डी के होकर 50% नीचे आ गया। ये एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पे हर एक बंदा ना सोचेगा, वो पेन में है, ठीक है, बट वो सोच रहा है, क्यों? क्योंकि सोच के आ रहा है कि यार मेरा 50% नुकसान होगा। अब यहाँ पे जो दो चीजें होती है ना, ग्रीड एंड होप, ठीक है, तो उसमें से जो होप है ना, वो उसके दिमाग में आ जाएगी कि यार शायद ही रिकवर कर जाएगा, अभी दोपहर ही हुआ है, दोपहर का ही तो टाइम हुआ है, कल को देख लेंगे। कल को पता चलो 75% नीचे चलेगा, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, यार 25% तो बचा है, छोड़ देते हैं, जीरो ही होगा, या तो मेरे 10,000 जाएंगे या कुछ होगा, अल्टीमेटली वो 10,000 खत्म हो जाता है, ठीक है। यही होता है रियलिटी में बायर्स के साथ, दैट्स वाई रिटेलर्स हमेशा लॉस करते हैं। बट अगर हमारे पास छोटा पैसा है, तो क्या हम लोग मतलब उनके लेवल पे काम नहीं कर सकते? बड़े लोगों के हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें ना पहले, सबसे पहले आपकी जो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है ना स्टॉक मार्केट में, सिर्फ एक स्ट्रेटजी काम करती है, उसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने सबसे पहली ही रिक्वायरमेंट छोड़ दी ना रिस्क मैनेजमेंट की, तो समझ लो लाइफ में आप कितनी बार अकाउंट ब्लो कर लो, कितनी बार आप पैसा उसके अंदर डालो, ब्लो ही होते रहेंगे जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट पे नहीं आओगे। रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन, कि भाई इसमें मेरा लॉस कितना होगा। प्रॉफिट तो बाद की चीज है, प्रॉफिट हो ना हो, लॉस कितना होगा, पहले आपको वो चीज देखनी है। उसके बाद ये सब चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि यार ये ट्रेंड लाइन, ये पैटर्न है, ये डेली टाइम फ्रेम है, और ये MACD RSI। सबसे पहली चीज रिस्क मैनेजमेंट। तो और यहाँ पे सबसे बड़ा, जो रिस्क मैनेजमेंट को नहीं फॉलो कर रहा वो कौन है? जो नेकेड कॉल्स ऑप्शन, पुट्स ऑप्शन ले रहे हैं ना, इसलिए हम लोग रिटेलर यहाँ पे नुकसान में आ जाते हैं। ठीक है, ACC बैंक में भी कुछ चल रहा है, इस पे मुझे लिटरली थोड़ा दुख है। बट दुख क्यों है? क्योंकि मैंने इसको शायद यहाँ कहीं पे शॉर्ट मार दी, लॉन्ग कर दिया था, और मैंने ये लेवल्स बना रखे हैं, अब से नहीं, बहुत पहले से बना रखे हैं लेवल्स, ठीक है। मुझे पता है कि मार्केट जब ये मेरे को यहाँ पे लॉन्ग करना, जिस दिन से मेरा ये टच किया था सपोर्ट, और आप देख रहे हो ये इस सपोर्ट से दोबारा जंप कर रहा है, और ये शायद ही सपोर्ट को तोड़ पाए, शायद। और ये लाइंस अब की बनी हुई है, बहुत दिनों की बनी हुई है ये सारी। ये तो देखो कहाँ कहाँ से मेरे को इसकी ACC के एक्सपेक्टेड मैंने लाइंस बना रखी है, वहां से भी घूम सकता है, मतलब अगर ऊपर जाए वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो ACC का ये हो गया। बाकी आई होप मैंने आपको ये सब बताई दी है अपनी पोजीशंस और इनकी। ठीक है, अभी हम लोग है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ कंप्लीट प्लेलिस्ट, मतलब ऑब्वियसली धीरे धीरे करके डालूंगा। मेरे पास जैसे वीकेंड है तो 2 दिन शेयर मार्केट है, मेरे पास खूब टाइम है, मैं आराम से वीडियोस बना सकता हूँ। और आप लोग भी कोशिश करना कि आप लोग उसको समझो, मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ ना, देखो असल में क्या होता है ना,
अगर मैं एक जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं एक बहुत अच्छा कुक हूँ जो पिछले 10 साल से कुकिंग कर रहा है, लेट से, और मैं शेफ हूँ, मैंने होटल में मैं जॉब भी कर चुका, सब कर चुका, मेरे को इसका लेट से बहुत एक्सपीरियंस है, एक एग्जांपल है, ठीक है। उसके सामने मान लो एक नया कुक जो अभी अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके 1-2 साल वाला वहां पे आके ज्वाइन करता है, ठीक है। और मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, इसको अदरवाइज मत लेना, एक एग्जाम्पल है कि मान लो एक रिक्वायरमेंट आती है कि भाई जो नए वाला कुक है उसको मान लो अब 20 गेस्ट्स के लिए एक डिश बनानी है, मान लो एक इंडियन करी बनानी है, एक सब्जी बनानी है, ठीक है, करी वाली, ठीक है, उसने रेडी किया। अब उससे सब्जी उन्हें सारी बना ली, बस वो थोड़ी लेट से करी जो है ना वो थिन हो गई, पतली हो गई, ठीक है। अब गेस्ट आने वाले हैं 1 घंटे के बाद, या फिर आधे घंटे के बाद, या 20 मिनट या 10 मिनट के बाद गेस्ट आने वाले हैं, और इधर से अब सीनियर जो शेफ है वो आता है और उसने देखा कि इसने ये गड़बड़ कर दी। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, आप लोग, ये मतलब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्या आप लोग उस जो सब्जी जो थिन हो चुकी है, जिसकी करी वो पतली हो चुकी है, क्या आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अगर आप एक नए शेफ हो? एज पर माई एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हर चीज ना उसी बैलेंस की गल चुकी, उसमें आपने नमक एडजस्ट कर दिया है, उसमें अब आप उसको मान लो कि आप कहने लो कि नहीं मैं तो उसको आधा घंटा बॉईल कर दूंगा, तो बस थोड़ी वो हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, पर उसमें नमक तो एडजस्ट नहीं कर पाओगे ना अब आप दोबारा, क्योंकि डाला हुआ नमक तो ज्यादा हो जाएगा, वो आपने उस पानी के हिसाब से डाल दिया, अब आप पानी का कंसेंट्रेशन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा नमकीन हो जाएगी ना सब्जी, ऐसी सेम मिर्च के साथ मसालों के साथ होगा। बट इस चीज को कौन फिक्स कर सकता है? इस चीज को सीनियर फिक्स कर सकता है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। जब कोई सब्जी पतली हो जाती है, बाकायदा अगर कभी किचन में आप सोए उसके अंदर आप 2-3 चम्मच बेसन डाल दो, टाइट हो जाएगी और आपको कोई और चीज बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये टिप एंड ट्रिक किसको पता है? सीनियर को पता है। क्यों पता है? उसके सालों का एक्सपीरियंस है। तो आप ये मत सोचो कि 2-3 साल कुछ सीख के, और मैंने ना आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल निफ्टी में दिया है कि क्यों मैंने लॉन्ग किया था यहाँ पे हर चीज, जबकि ये देख रहे हो यहाँ पे आरएसआई नीचे था, एमएसीडी नीचे था, आपका सब कुछ नीचे था, बट मुझे सिर्फ एक एबनॉर्मेलिटी दिखी और वो मेरे एक्सपीरियंस में सोल्व करती है। मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा, है ना, मतलब जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तेरे भाई को लगता है 100% ऊपर जाएगा, नहीं, प्रोबेबिलिटी हाई है। मुझे ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ये चीज मैंने पहले भी देखी है, मार्केट ऐसे जंप करता है, और वही एक रीजन है, वही एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, ताकि फालतू में ना ये बिना मुद्दे को, यार लॉस होता है ना, सबको दुख होता है, ठीक है। आज मैं डीमैट्स अपने, मेरे खुद के डीमैट्स हैं, मैं अलग अलग करता हूँ, जैसे ये मेरा ट्रेडिंग का हो गया, वो मेरा आईपीओ का हो गया, वो मेरा इन्वेस्टमेंट का हो गया, काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको धीरे धीरे करके आएगा। और अगर मैं, और किसी भी चीज को सीखने का अच्छा तरीका है कि जो गलतियां एक एक्सपीरियंस्ड इंसान कर चुका है ना, आप उसकी गलतियों से सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलती नहीं करोगे, करोगे, बट अगर उसने 10 में से 8 गलती किया तो एटलीस्ट आप 10 में से 4 या 5 कर पाओ, है ना। बाकी वो 2-3 में आपको रोक लेगा कि नहीं ये मैं कर चुका हूं, ऐसे मत करो। मैं यहाँ पे सिर्फ कॉल और पुट खरीद के 3 बार अपना अकाउंट ब्लो कर चुका हूँ। यू विल नॉट गेट एनीथिंग बाय डूइंग दिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, मैंने थोड़ी चीजें उसकी भी बता दी आपको जो मैं नई प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, बट उसमें मैं अलग से वापस ही एक्सप्लेन करूंगा आपको। ऐसे ड्रॉ कर करके मैं सारी चीजें बताऊंगा। शेयर मार्केट शुरू कहाँ से होता है, मतलब व्हाट इज द फर्स्ट एबीसीडी ऑफ शेयर मार्केट, एंड व्हाट इज द अल्टीमेट एक्सपर्टीज लेवल फॉर शेयर मार्केट फॉर दोज पीपल हु आर मैनेजिंग लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ करोड्स मनी, राइट। सो मैं आपको नई वाली वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।